Hello students, welcome to our channel e-learning group GSS Jaroda. Today I am going to teach you the sixth lesson of your book Rainbow, named Own Reading in Relation to Literature. I hope you all are taking interest and doing your best to learn these lessons. आइए स्टूडेंट्स, आज आपका लेसन 6 जो है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर पर हम डिस्कशन करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो टाइटल है, जिसका नाम है क्या, ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। लिटरेचर मीन्स साहित्य, और हर लैंग्वेज का अपना साहित्य होता है, हर भाषा का अपना साहित्य होता है, लिटरेचर होती है। तो यहाँ हमको जानना है कि लिटरेचर के संदर्भ में, नहीं समझ में आ रही बात, इन लिटरेचर टू लिटरेचर, ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, यानी लिटरेचर के संदर्भ में पठन पाठन क्या है। रीडिंग जो एक आर्ट है, रीडिंग एक आर्ट है। हम और आपने जिसको क्या समझ रखा है, किताब ली, कोई भी टेक्स्ट लिया, कोई भी बुक ली, नॉवेल लिया, जो भी लिया, उसको बैठ गए, हम पढ़ना शुरू किया। वो जो वर्ड लेटर्स जो बने हुए हैं उसकी बनावट के आधार पे हमने उसको समझते, उसको देख करके कि ये इसका प्रोनाउंसिएशन ये निकलता है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं निकलता है, इस आधार पे हम उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे दिया हुआ है, काले अक्षरों को पढ़ते हुए, अपनी नज़रें घुमाते हुए हम उसको पढ़ते हैं। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में क्या है, दिस इज कॉल्ड रीडिंग। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। रीडिंग ये नहीं, सही रीडिंग क्या है, रियल रीडिंग क्या है, वो हम इस लेसन में, साहित्य के संदर्भ में सही रीडिंग क्या है, व्हाट इज़ रियल रीडिंग, वो हम इस लेसन में क्या करेंगे। और मोस्टली लोगों के दिमाग में रीडिंग से क्या तात्पर्य, अभी जो मैंने बताया, क्या, किसी भी रिटन थिंग को, किसी भी रिटन पैराग्राफ को क्या करना, आप नज़रें डालकर उसको ऑटोमेटिकली जो उसके जो लेटर्स हैं उसकी बनावट के आधार पर, उसकी जो समझ हमारे अंदर जो भी होती है, इसको ए पढ़ते हैं, इसको बी पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं, जो भी है, उस बनावट के आधार पर हम उसको प्रोनाउंस करते हुए पढ़ते हैं, उसको क्या मान लेते हैं। जैसे वेरी फ्यू पर्सन्स नो हाउ टू रीड, कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर इज नीडेड बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन पॉसिबली बी एक्वायर्ड। ये क्या किया हमने, रीडिंग की। ये तो एक केवल मात्र क्या है, रीडिंग का एक प्रोसेस है जिसमें प्रोनाउंसिएशन हुआ, किसी वर्ड को क्या बोला जाता है वो किया आपने। ये रियल रीडिंग हुई है। रियल रीडिंग बहुत अलग चीज़ है, जिसमें आपको हर चीज़ को, लिखित रिटन चीज़ को क्या करना होता है, समझते हुए, उसकी गहराई को क्या करते हुए, उसकी डेप्थ को समझते हुए, उसमें क्या कहना चाहता है लेखक, क्या उसके पीछे मोटिव क्या है, उसको लिखने के पीछे, उसको समझते हुए अगर पढ़ा जाए, थोरोली पढ़ा जाए, हर चीज़ को समझते हुए पढ़ा, दैट इज कॉल्ड क्या है, दैट इज कॉल्ड रियल रीडिंग। तो आज हम जो लेसन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें कुछ ऐसा ही है। दरवाजे खटखट की आवाज़ है, लाइट। तो आइए, लेकेडियो हर्न की ये इम्पॉर्टेंट जो लेसन है आज हम पढ़ेंगे, और ये आप लोगों के लिए भी एज ए स्टूडेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए। आज तक हमने जो समझ रखा था कि रीडिंग क्या है, आज वो मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी दूर होगी और रियल रीडिंग को हम जान पाएंगे। तो टाइटल है इसका, ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, रिटन बाय लेकेडियो हर्न। किसके द्वारा लिखा गया है, ये लेकेडियो हर्न द्वारा लिखी गई रचना है। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले राइटर एंड अबाउट द लेसन जानेंगे। लेकेडियो हर्न इसके क्या हैं, राइटर हैं। आइए, अबाउट द लेसन। लेकेडियो हर्न was born in 1850
and died in 1904. He was born in 1850. 1850 में जन्म हुआ था और 1904 में उनकी क्या हो गई। अब परिचय आ रहा है, वॉज एन ऑथर ऑफ इंटरनेशनल फेम, और ये एक इंटरनेशनल फेम के क्या थे, राइटर थे। अर्थात मीनिंग इसका क्या मतलब, वो मीन्स अंतर्राष्ट्रीय छवि के फेम का मतलब छवि, प्रसिद्धि। एंड इज बेस्ट, और इन्हें सबसे ज़्यादा जाना जाता है, बेस्ट नोन फॉर हिज राइटिंग्स अबाउट जापान, और इनको पूरी दुनिया में जापान के बारे में जो उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है उसके लिए विशेष रूप से क्या किया जाता है, सबसे बेहतरीन रूप से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने जापान के बारे में जो रचनाएं लिखी है वो काफ़ी फेमस है, इसलिए उनको उसी के हिसाब से जाना ज़्यादा बेस्ट रूप से उसी रूप में जाना जाता है। जैसे कई लोग चिल्ड्रन की बुक लिखते हैं, चिल्ड्रंस बुक लिखते हैं, तो इसलिए बेस्ट रूप से उनको जाना जाता है चिल्ड्रंस बुक के लिए। कोई आपके क्या कहते हैं, हिंदी में जैसे पढ़ते हैं ना आप लोग, हिंदी में श्रृंगार रस की कविताएं लिखता है कोई वीर रस की कविताएं, बहादुरी से भरी हुई कविताएं। कई ऐसे जो राइटर्स होते हैं जो सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर के क्या लिखते हैं, हाँ, रचनाएं लिखते हैं। कोई यंगस्टर्स की प्रॉब्लम को लेकर के, टीनेजर्स की प्रॉब्लम को लेकर के ज़्यादातर रचनाएं लिखते हैं, तो उसके लिए वो बेस्ट रूप से जाने जाते हैं। तो हर रचनाकार का अपना, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर प्रेमचंद जी की, मुंशी प्रेमचंद जी की, उनको बेस्ट नोन के फॉर व्हाट, ही वाज बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल्स। उनकी जो नॉवेल्स थी, उपन्यास, उनके लिए उनको बेस्ट नोन किया जाता, बेस्ट रूप से जाना जाता। तो लेप्केडियो हर्न को भी जापान के बारे में उनकी जो रचनाएं हैं उसके लिए बेस्ट रूप से जाना जाता है। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज एसे, दिस इज एन एसे और प्रोज स्टाइल। प्रोज स्टाइल की कौन सी स्टाइल है, ये एसे स्टाइल है, लेख के रूप में है। तो इन दिस एसे अब हम पढ़ रहे हैं अबाउट द लेसन। लेप्केडियो हर्न डिफाइंस, इस ऐसे में लेप्केडियो हर्न जो है हमें परिभाषित करते हैं, बताते हैं। डिफाइन माने परिभाषित करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ रीडिंग, स्पेशली किसके बारे में, कंसेप्ट ऑफ रीडिंग, यानी रीडिंग क्या है, रीडिंग की अवधारणा क्या है, रीडिंग एक्चुअली है क्या, विद इट्स मीनिंग, किसके साथ, इसके अर्थ के साथ। रीडिंग क्या है ये तो बताते ही हैं, साथ में इसके अर्थ को भी क्या करते हैं, समझाते हैं। प्रोसेस एंड एम, और इसके अलावा इसके प्रोसेस को भी और उसके एम को भी क्या करते हैं, बताते हैं। तो अभी तो प्रोसेस तो क्या था, अभी बताया मैंने, जैसे वो लगातार हम पढ़ते जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द रीडिंग प्रोसेस। लेकिन उसके मीनिंग और उसके एम के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि वास्तव में रीडिंग का अर्थ क्या होता है और रीडिंग का उद्देश्य क्या होता है, और वही रियल रीडिंग है। अगर इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप रीडिंग कर रहे हैं तब तो वो रियल रीडिंग है, अदरवाइज खाली प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो फिर वो रीडिंग। तो कुल मिला के इस लेसन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हाँ यस, हाँ, रीडिंग की जो कहने का मतलब मीनिंग, इस रीडिंग होता क्या, उस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, वो इसको डिफाइन करेंगे, साथ में हमें उसके मीनिंग, उसका प्रोसेस और उसकी एम को भी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। द ऑथर मेक्स ए डिस्कशन बिटवीन द मोटिव्स ऑफ ग्रेट क्रिटिक। इस ऐसे में राइटर जो है, ऑथर जो है, मेक्स ए डिस्कशन, मेक अ डिस्टिंक्शन, यहाँ पर एक अंतर करते हैं, विभेद करते हैं। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है भेद करना, अंतर स्थापित करना, है ना। तो यहाँ ऑथर जो है, बिटवीन द मोटिव्स ऑफ ए ग्रेट क्रिटिक एंड ए कॉमन पर्सन, यानी एक कॉमन पर्सन जैसे हम लोग, आप हम लोग जो कॉमन पर्सन है, कोई भी व्यक्ति, और ग्रेट क्रिटिक, हाँ, जो महान आलोचक होते हैं, इन दोनों के अंदर क्या अंतर होता है, ये जब पढ़ते हैं तो इनके तरीकों में क्या डिफरेंस होता है, इस अंतर को भी इस ऐसे में लेखक क्या करता है। यानी सब सरल शब्दों में क्या बात समझ में आई भाई, वो ये बताएंगे कि ग्रेट क्रिटिक किस उद्देश्य से इसको पढ़ने का काम करता है, रीडिंग को किस उद्देश्य से लेता है और कैसे लेता है,
और साथ में कॉमन पर्सन, यानी जस्ट लाइक आप हम दुनिया में जो भी लोग हैं जो रीडिंग का काम करते हैं, वो उसको किस उद्देश्य से क्या करते हैं। तो हमें जानने पर पता चलता है कि दोनों में रात दिन का क्या होता है, बहुत ग्रेट डिफरेंस होता है। नहीं है ये बात समझ में? वो भी इसमें अंतर को स्थापित करने की, यानी इस विभेद को, इस डिस्टिंक्शन को, इस अंतर को बताने की कोशिश लेखक करता है। द ऑथर मेक्स अ डिस्टिंक्शन। मेक्स अ डिस्टिंक्शन का मतलब डिफरेंशिएट करना, क्या करना, अंतर स्थापित करता है बिटवीन द मोटिव्स। बिटवीन क्यों आया ये आपको बताया गया है, दो चीजों के बीच की बात हो रही है ना, और कईयों के बीच हो तो मोटिव्स। मोटिव्स का मतलब उद्देश्य, मोटिव्स माने उद्देश्य ऑफ ए ग्रेट क्रिटिक एंड ए कॉमन पर्सन। उसको भी यहाँ पर इस ऐसे में लेखक को स्थापित करने की कोशिश करेगा और सामने लाने की कोशिश कि इनके बीच में क्या अंतर, ग्रेट क्रिटिक और कॉमन पर्सन के उद्देश्य क्या होते हैं पढ़ने के दौरान, रीडिंग के दौरान उनके क्या उद्देश्य, रीडिंग क्यों करते हैं वो, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उनमें अंतर स्थापित करता है। ही स्टेट्स, इसके अलावा लेखक जो है क्या करता है, ही स्टेट्स दैट ए ग्रेट एंड साइंटिफिक बुक। इसके अलावा वो बताता है, स्टेट का मतलब कहता है, स्टेट का मतलब यहाँ क्या है, स्टेटमेंट इसकी नाउन है और स्टेट इसकी मेन वर्ब है। स्टेट्स माने कहता है, बयान करता है ना। दैट ए ग्रेट एंड साइंटिफिक बुक, बताता है कि जो एक ग्रेट और साइंटिफिक बुक जो होती है ना, यानी कैसी बुक, महान और वैज्ञानिक पुस्तक जो होती है, कंटेंस, उसमें पाया जाता है यूनिवर्सल, क्या पाया जाता है उसमें, यूनिवर्सल ट्रुथ एंड सबलाइम आइडियाज। लेखक बताने की कोशिश कर रहा है कि ग्रेट एंड साइंटिफिक बुक जो होती है ना, वो कॉमन बुक से अलग होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस बुक में एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ। हाँ, यूनिवर्सल माने आप जानते हैं सार्वभौमिक, विश्व, पूरे ब्रह्मांड स्तर का जो सत्य होता है, जिसको सभी क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, ऐसा सत्य जो है वो भी होता है उसमें। एंड सबलाइम आइडियाज, और कैसे विचार होते हैं, उत्तम, सबलाइम, उत्कृष्ट, हाँ उत्कृष्ट, उत्तम, उसमें क्या होते हैं, आइडियाज होते हैं, विचार होते हैं। किसकी बात बताई यहाँ लेखक ने, ए ग्रेट एंड अ साइंटिफिक बुक। इसमें क्या पाया जाता है, क्या कंटेंट होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ एंड सबलाइम आइडियाज, और दैट, और यही दोनों चीजें मिलकर के, दीज टू थिंग्स मेक द बुक ग्रेट एंड साइंटिफिक। ये दो चीजें ही उसको क्या बनाती है, उस बुक, वैसे तो बुक है वो, लेकिन उसको ग्रेट बुक कैसे बना देती है, साइंटिफिक बुक कैसे, कौन सी चीजें बनाती है, ये दो चीजें। कौन कौन सी? एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ उसमें जो होता है, और सबलाइम आइडियाज दैट आर एप्लीकेबल इन एवरी एज। और ये दो चीजें जो हैं हर युग में किताबों में क्या होती है, एप्लीकेबल होती है, अर्थात पाई जाती है, लागू होती है। एप्लीकेबल का मतलब लागू होना, यानी हर युग में अगर कोई भी किताब साइंटिफिक है और क्या है, ग्रेट है, तो उनमें ये दो आइडियाज क्या होने चाहिए, होने ही चाहिए। और इसमें किसी युग का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, किसी एज का प्रयोग, चाहे वो प्राचीन युग की किताब हो, चाहे वर्तमान युग की हो, चाहे फ्यूचर में भी महान बनने जा रही है, तो ये आइडियाज तो उसमें, तो ये एक फंडामेंटल बात आई हमारे सामने कि अगर कोई ग्रेट एंड साइंटिफिक बुक है तो उसमें ये दो चीज़ें होनी जरूरी है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए उसमें, ऐसी बात होनी चाहिए, ऐसा सत्य होना चाहिए उस किताब में, हाँ बोलो, जिसको पूरी दुनिया माने, विश्व स्तरीय हो, ब्रह्मांड स्तरीय हो। और दूसरी उसमें सबलाइम आइडियाज होते हैं, उत्कृष्ट विचार, तभी वो बुक ग्रेट एंड, और ये जो बात है दैट आर एप्लीकेबल इन एवरी एज। और ये दो चीज़ें जो हैं हर युग में एक ग्रेट एंड साइंटिफिक बुक पर लागू होती है। यानी किसी भी युग में महान पुस्तक होगी तो उसमें ये बातें तो होनी एट एवरी एडिशनल टाइम। सुनिए, एट एवरी एडिशनल टाइम, एडिशनल मीन्स एक्स्ट्रा, अतिरिक्त, एडिशनल माने जानते ही है ना भाई आप, अतिरिक्त, हर अतिरिक्त बार अ ग्रेट बुक अनफोल्ड्स, एक महान पुस्तक जो है, यहाँ पर कुछ आइडियाज आ रहे हैं, विशेषताएं आ रही है किसकी, ग्रेट बुक की,
जैसे ग्रेट बुक एंड साइंटिफिक बुक की अभी एक बात आपने मूल बात क्या समझी कि उसमें सबलाइम आइडियाज होते हैं एंड यूनिवर्सल ट्रुथ पाया जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ एक और उसकी विशेषता आ रही कि एट एवरी एडिशनल टाइम अ ग्रेट बुक अनफोल्ड्स टू द रीडर एंड न्यू मीनिंग। जब भी किसी भी ग्रेट बुक को, सुने इधर, जब भी कोई ग्रेट बुक को एक व्यक्ति अतिरिक्त बार पढ़ता है, एक बार के बाद, एक बार तो फर्स्ट टाइम पढ़ा, उसके बाद में जितनी बार भी वो उसको एडिशनली पढ़ता है अर्थात अतिरिक्त रूप से पढ़ता है, तो प्रत्येक बार क्या होती है वो ग्रेट बुक उसके सामने क्या करती है, अनफोल्ड्स, उजागर करती है, सामने लाती है क्या, न्यू मीनिंग, एक नया अर्थ लेकर के आती है, एंड इंटरप्रिटेशन, व्याख्याएं, दैट लीव्स अ परमानेंट इंप्रेशन ऑन हिज और हर माइंड। और जो विचार और जो नए अर्थ हैं, नई व्याख्याएं जो हैं, वो जा करके उस रीडर के दिमाग पर, हिज और हर क्यों लगाया, क्योंकि रीडर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो उस रीडर के दिमाग पर एक परमानेंट क्या छोड़ती है, छाप छोड़ती है। ऐसे नई न्यू मीनिंग और इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब व्याख्या, नए अर्थ और नई व्याख्या जो है, जितनी बार आप क्या करोगे, ग्रेट बुक कभी पुरानी होती ही नहीं, हो ही नहीं सकती, तभी तो ग्रेट बुक है वो। आप जितनी बार उसको पढ़ोगे, 50वीं बार भी अगर उसको पढ़ रहे हो आप, 50th टाइम, तो भी आपको उसके अंदर नई अर्थ लगेंगे क्योंकि ग्रेट बुक जो होती है उसमें लेखक ने, कोई भी बुक अगर ग्रेट बनती है तो लेखक ने, राइटर ने, उसने अपना सारा एक्सपीरियंस क्या कर दिया होता है, डाल दिया होता है। और किसी व्यक्ति द्वारा, किसी राइटर द्वारा सारे एक्सपीरियंस को उसमें डाल दिया जाए तो उसको क्या एक रीडर की औकात है कि वो फर्स्ट टाइम में उसको कवर कर ले, है? ग्रेट बुक तभी तो होना। और किसी भी बुक का ग्रेट बनने के लिए ये चीज़ें होनी जरूरी है, उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, सबलाइम आइडियाज होने चाहिए, और जितनी बार उसको पढ़ा जाए, हाँ, यस टेल मी, न्यू मीनिंग्स एंड न्यू इंटरप्रिटेशन आपको मिलनी चाहिए, नई नई व्याख्याएं, नई नई बातें, नए अर्थ आपको जानने को मिलेंगे। तो ये एक और बात आई, जितनी बार भी आप एडिशनल टाइम आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा टाइम, बार बार जितने अतिरिक्त बार आपको ग्रेट बुक को पढ़ेंगे तो ग्रेट बुक आपके सामने अनफोल्ड करेगी, उजागर करेगी नए अर्थों को, न्यू मीनिंग्स के एंड न्यू इंटरप्रिटेशन। और ये चीज़ें जो हैं फिर उस लेखक, राइटर के, सॉरी, हाँ बोलो क्या, उस रीडर के माइंड पर परमानेंट इम्प्रेशन क्या करती है, छोड़ देती है। परमानेंट इम्प्रेशन माने, परमानेंट का मतलब स्थायी, और इम्प्रेशन का मतलब छाप, प्रभाव, है ना। तो कुल मिला के इस लेसन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो चीज़ हमने जान ली है, यानी रीडिंग क्या है, कंसेप्ट ऑफ रीडिंग क्या है, और उसकी मीनिंग क्या है, प्रोसेस क्या है, एम क्या होता है, और यहाँ पर कुछ और भी बातें हम जानेंगे, जैसे डिस्टिंक्शंस जानेंगे, डिफरेंस जानेंगे किसके बीच, बोलो, ग्रेट क्रिटिक एंड कॉमन जो पीपल होते हैं, पर्सन होते हैं रीडर के रूप में, किस रूप में, उनमें अंतर क्या होता है। इसके अलावा जो है साइंटिफिक एंड ग्रेट बुक की जो विशेषताएं हैं वो भी जानेंगे, हैं। तो आइए, ये अभी हमने राइटर का इंट्रोडक्शन देखा और साथ ही इस लेसन की जो है ब्रीफिंग देखी, यहाँ पर शॉर्ट में इसको समझा। अब हम लेसन को शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ लेंगे हम, ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। पठन पाठन क्या है साहित्य के संदर्भ में, यानी साहित्य के मामले में रीडिंग क्या होती है उसको हम जानेंगे। वेरी फ्यू पर्सन, पहली लाइन ही क्लियर कर देती है कि रीडिंग को लोग जानते ही नहीं है। रियल रीडिंग क्या है, हाँ कहते सभी हैं कि मैं पढ़ सकता हूँ, ये कर सकता, मैंने ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, लेकिन वास्तव में रीडिंग क्या है वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो वेरी फ्यू पर्सन्स नो हाउ टू रीड। ये जो प्रोसेसिंग है, ये जो एक प्रक्रिया है, ये आर्ट भी है, पढ़ना है ना, स्किल भी है। जैसे कि आपको पता ही है, शिक्षा मनोविज्ञान में जाना है आपने, ये 4 स्किल्स होते हैं, उनमें से एक स्किल है ये क्या,
रीडिंग है ना, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड उनमें से रीडिंग भी एक स्किल है। तो बहुत कम, ना के बराबर, मैंने बताया था आपको, फ्यू का मतलब क्या होता है, ना के बराबर। ना के बराबर लोग जो हैं जानते हैं कि रीडिंग क्या है, कैसे पढ़ा जाता है, ये ना के बराबर लोग जानते हैं। कंसिडरेबल, कंसिडरेबल का मतलब होता है इनफ, सफिशिएंट, पर्याप्त कहते हैं। यहाँ बात हो रही है पढ़ने की, कॉमिक्स को नहीं, सस्ती किताबों को नहीं, एंटरटेनमेंट करने वाली किताबों को नहीं, साहित्य को पढ़ने की बात कर रहा है। साहित्य को पढ़ते समय पढ़ना क्या होता है वो अलग हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिए, और वही दैट इज रियल रीडिंग, वही रियल रीडिंग है। कंसिडरेबल एक्सपीरियंस, कंसिडरेबल का मतलब होता है सफिशिएंट, पर्याप्त। एक्सपीरियंस विद लिटरेचर इज नीडेड बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन पॉसिबली बी अक्वायर्ड। तो पहली लाइन ये बता रही है कि आपको कोई भी चीज़ का अंतर जानना है। क्या कह रहा है, कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर, साहित्य के साथ में आपका पर्याप्त जो अनुभव है, इज नीडेड, उसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी आप साहित्य का पर्याप्त रूप से क्या कर चुके होने चाहिए, अध्ययन किए हुए होने चाहिए। पर्याप्त रूप से आपके पास उसका अनुभव, साहित्य पढ़ने का अनुभव आपके पास पर्याप्त रूप से होना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है। क्या करने से पहले, बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन पॉसिबली बी एक्वायर्ड, किसी में रुचि, किसी चीज़ में रुचि पैदा करने के लिए, एंड डिस्क्रिमिनेशन, और अंतर पैदा करने के लिए, कैन पॉसिबली बी एक्वायर्ड, क्या करने के लिए, आप क्या प्राप्त कर सकें, किसी चीज़ में रुचि और अंतर को क्या करना चाहते हैं आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके पास में क्या होना जरूरी है, कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर होना जरूरी है। इज रिक्वायर्ड, इज नीडेड बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन पॉसिबली बी एक्वायर्ड, कि आपको क्या हो सके, किसी चीज़ में रुचि पैदा हो सके और किसी चीज़ में अंतर कर सकें आप, उसको प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरी है, कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर जरूरी। नहीं आई बात समझ में? एंड विदाउट दीज, और राइटर कह रहा है कि इनके बिना, यानी इन दो चीज़ों के अभी जो बात बताई, क्या, कंसिडरेबल, विदाउट दीज इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड। क्योंकि अगर आपके अंदर टेस्ट भी नहीं है और डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर पाते, आप किसी चीज़ में रुचि नहीं है और आपके अंदर उसको विभेद करने का या डिस्क्रिमिनेट करने का आपके पास कोई बेस नहीं है, कोई क्षमता नहीं है आपकी, तो विदाउट दीज इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड। तो फिर आपके लिए पढ़ना क्या है, मुश्किल, आपके लिए इम्पॉसिबल है। और ये टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से पैदा होगा, कब प्राप्त किया जा सकता है, संभावित रूप से उसको कब प्राप्त, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, बोलो, कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर, यानी आपका साहित्य का पढ़ने का क्या हो, पर्याप्त एक्सपीरियंस आपके पास हो, देन इट इज पॉसिबल। तो आपको टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन को प्राप्त किया जा सकता है, और जब ये प्राप्त किया जा सकता है तो फिर आप पढ़ना सीख सकते हैं। एंड विदाउट दीज, इनके बिना, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड, यानी रुचि ही नहीं है किसी चीज़ को पढ़ने की, उसमें अंतर करने का हमारे पास कोई आधार ही नहीं है। और अंतर कब कर पाएगा कोई व्यक्ति किसी चीज़ में, लिखी चीज़ में, है, जब उसके पास पर्याप्त अनुभव होगा तभी तो ना, कि ये किस भाव से कहा गया, ये किस भाव से। रुचि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको बताइए। मुझे किसी काम को करने में रुचि ही नहीं है तो मैं वो काम सीख सकता हूँ क्या, या काम कर सकता हूँ क्या, बस वही बात है। और अंतर कब आएगा, जब आप किसी चीज़ का अनुभव रखते हैं तभी तो अंतर कर पाएंगे ना। भाई उस चीज़ का बहुत सारा अनुभव आपके पास है, और साहित्य पढ़ने का अनुभव होगा तभी तो अंतर कर पाएंगे लिखी हुई चीज़ के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आई है यहाँ पर, जो एकदम क्लियर कर देती है कि रीडिंग कोई बहुत आसान बात नहीं है, जिसको आमतौर पर हम और आप क्या समझते हैं, वेरी इजी, जस्ट टू रीड द रिटन वर्ड्स एंड लेटर्स अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स, हैं,
उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उसमें क्या बनावट है उसकी, उसको देख करके हम जो है उसको पढ़ लेते हैं और मान लेते हैं क्या दिस इज रीडिंग। एब्सोल्युटली दिस इज नॉट अ रीडिंग। ये सिर्फ एक प्रोसेस है रीडिंग का। रियल रीडिंग के लिए आपको क्या करना होगा, ये अभी आपके सामने आया। कंसिडरेबल एक्सपीरियंस फॉर विद लिटरेचर होना जरूरी है, जिससे आपके अंदर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन की क्षमता पैदा होगी। एंड दैट दो चीज़ें जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को क्या करने के लिए, सीखने के लिए। क्या करने के लिए? पढ़ना सीखने के लिए बहुत ज़रूरी। और पढ़ना कोई जनरल पढ़ने की बात नहीं कर रहे हम यहाँ, रियल रीडिंग की बात कर रहे हैं। तो क्लियर है भाई यहाँ तक आपका? हाँ बोलो भाई। आई से, राइटर कहता है, मैं तो ये कहता हूँ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मेरा तो मानना है इनके बिना तो आप पढ़ना सीख ही लगभग ही आपके लिए बिल्कुल क्या है, असंभव है। सिंस देयर आर सम रेयर मैन who through a kind of inherited literary instincts are able to read very well even before reaching the age of 25 years। क्योंकि यहाँ पर कुछ उदाहरण से बता रहा है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिना कंसिडरेबल एक्सपीरियंस के पढ़ना बिल्कुल भी संभव नहीं, आप सीख ही नहीं सकते। मैं जो कह रहा हूँ, आई से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड, ये बिल्कुल सीखना, पढ़ना कैसे होता है, पढ़ना क्या कैसे किया जाता है, ये सीखना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर आपके पास कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर नहीं है। वो क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि सिंस का मतलब यहाँ क्या है, बिकॉज, क्योंकि देयर आर सम रेयर मैन, लेखक बताना चाह रहा है क्योंकि कुछ क्या लोग हैं, कैसे लोग हैं, कुछ दुर्लभ लोग हैं। किसे कहते हैं दुर्लभ? जो कॉमन नहीं होते, स्पेशल होते हैं ना। कुछ ऐसे कॉमन लोग हैं, कुछ ऐसे रेयर लोग हैं हु थ्रू ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट, जिन्होंने क्या किया है, उनके अंदर क्या इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट पाया जाता है, यानी विरासत में जिनको क्या मिली है, साहित्य की इंस्टिंक्ट मिला है, यानी साहित्य उनके जन्मजात ही क्या मिली है, साहित्य की रुचि उनके अंदर पैदा है। नहीं समझ भाई? जन्मजात ही उनके अंदर क्या है, मूल रूप से, मतलब बाहर से नहीं आई है, साहित्य उनको क्या मिला है, साहित्य, हाँ, विरासत में मिला है और जन्मजात है। ऐसे कुछ रेयर लोग हैं, आर एबल टू रीड वेरी वेल, जो कि क्या हैं, सक्षम होते हैं क्या करने में, पढ़ने में अच्छे तरीके से, बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स, और वो भी 25 साल की उम्र तक पहुंचने से तक। यानी क्या कहना चाह रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा, लेखक कह रहा है कि जिनमें साहित्यिक क्या है, पहले से ही साहित्यिक रुचि है, जन्मजात उनके अंदर साहित्य के प्रति। जैसे कोई टैलेंटेड खिलाड़ी होता है क्रिकेट का, तो क्रिकेट उसके जन्मजात है, कहता है ना, जन्मजात ही तो क्रिकेटर है, बाय बर्थ ही इज अ क्रिकेटर। तो उसी तरह से जो व्यक्ति साहित्य की पहले से ही क्या रखता है, जन्मजात, उसके अंदर उसके मूल भाव अगर हैं, इंस्टिंक्ट है, तो ऐसे कुछ रेयर लोग हैं जो 25 साल की उम्र से पहुंचने तक अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी कारण से मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि जिसको ये अनुभव नहीं है भाई, जब मूल भाव उसके अंदर है, एक्सपीरियंस पहले से उसके बाद साहित्य का अनुभव पड़ा है, विरासत में मिली हुई है उसको वो चीज़। जैसे फॉर एन एग्जांपल, किसी के घर में मान लीजिए बहुत बड़े ग्रेट म्यूजिशियंस का घर है, तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, उसके जो घर के लोग हैं, उनको वो म्यूजिक किस में मिला है, विरासत में मिला है भाई, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। तो वो उनके पास जो चीज़ बाहर से मिलनी चाहिए वो पहले से ही क्या हो रही है, तो उनके लिए आसान हो जाता है क्या करना, उस चीज़ को सीखना। तो 25 वो भी 25 साल तक की उम्र तक पहुंचते वो क्या कर लेता है, करता है, अच्छे से पढ़ना सीख लेता है। वो भी कब, किस कारण से, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ इनहेरिटेड
लिटरेरी इंस्टिंक्ट पहले से ही क्या है, पाया जाता है। और हम सोच रहे हैं क्या कि हम नॉर्मली कुछ भी नहीं है, हमारे पास अनुभव ही नहीं है किसी साहित्य का पढ़ने का, और हम क्या करना चाहते हैं, रियल रीडिंग करना चाहते हैं या रीडिंग सीखना चाहते हैं। इज इट पॉसिबल? वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत हार्ड होगा आपके लिए। तो बात समझ में आई? सिंस देर आर सम रेयर मैन, ऐसा इसलिए है क्योंकि, मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि कुछ दुर्लभ लोग हैं, बहुत ही कम लोग, ना के बराबर लोग हैं। रेयर, रेयर का मतलब कुछ, हाँ, दुर्लभ लोग हैं। यहाँ क्या दिया है इसमें? हाँ, दुर्लभ लोग हैं, ना के बराबर जो लोग हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, जो थ्रू ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट, यानी जिनके अंदर क्या है, एक प्रकार की क्या पाई जाती है, विरासत में मिली हुई एक साहित्यिक मूल भाव उनके अंदर पाया जाता है। तब जाकर के वो एबल होते हैं टू रीड ए वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग एज ऑफ 25 ईयर्स, यहाँ तक कि 25 साल की उम्र से पहले तक पहुँचते पहुँचते ही वो उसको करने में, पढ़ने की कला को में क्या हो जाते हैं, पारंगत हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए उनके पास क्या है, वो जरूरी चीज है, कौन सी? इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट है उनके अंदर, सफिशिएंट एक्सपीरियंस है उनके पास में ऑलरेडी जो है उनके अंदर, तब जाकर के ये एबल हुआ है। बट लेकिन ये लोग क्या हैं? दीज आर ग्रेट एक्सेप्शंस। लेकिन ये तो क्या है भाई, ये लोग तो अपवाद हैं। ये लोग तो क्या हैं? अपवाद हैं। कैसे अपवाद हैं? क्योंकि अपवाद इसलिए है क्योंकि उनके पास मूल भाव है उस चीज़ का, उस क्षेत्र का। तो जिसके अंदर पहले से ही वो चीज़ मौजूद है, तो उसके लिए तो आसान हो जाता है ना कोई भी चीज़ को करना, उस कला को सीखना या उस क्षेत्र में आगे बढ़ना। तो ये तो क्या हो गए, कॉमन आदमी में तो होता नहीं है ना ऐसा। तो कॉमन आदमी को अगर सीखना है क्या, आप और हमको सीखना है अगर क्या, रीडिंग, तो हमें क्या होना जरूरी है, हमारे पास क्या होना जरूरी है? व्हाट इज नीडेड? कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर इज नीडेड, जिससे आपके अंदर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन पैदा होगा, और फिर आप आसानी से इन दो चीज़ों के आधार पर, रुचि एंड टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन, अंतर करने की जो वो क्षमता होती है, उसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, पढ़ना सीख सकते हैं। हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी रेयर लोगों की, तो ये तो एक्सेप्शंस हुए क्योंकि उनमें तो वो चीज़ पहले से ही है। अगर कॉमन आदमी पढ़ना चाहता है तो उसको ये जरूरी है कि उसके पास साहित्य पढ़ने का पर्याप्त क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? बट दीज आर ग्रेट एक्सेप्शंस। लेकिन ये लोग तो बहुत बड़े क्या हैं, अपवाद हैं। एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज, और मैं तो यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, मैं तो औसत लोगों की बात कर रहा हूँ, कॉमन लोगों की बात कर रहा हूँ। आप और हमारी बात कर रहा है, विशेष लोगों की बात थोड़ी ना कर रहा है। और विशेष लोगों पर तो नियम लागू ही नहीं होते हैं, आपको ध्यान है, वो तो एक्सेप्शंस होते हैं। वैसे ही वो तो एक्सेप्शंस होते हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र ले लो आप। अब जैसे कोई खेल है, कोई भी खेल, क्रिकेट का एक बात करते हैं, अब क्रिकेट खेलना कोई सीख रहा है, तो एक नॉर्मल प्रैक्टिसिंग, नॉर्मल उसको जो टाइमिंग जो लगना चाहिए सीखने में, वो तो लगेगा ही, और उसका अनुभव उसको होना जरूरी। लेकिन कई ऐसे बच्चे, अभी वीडियोस देख रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, कोई 5 साल का बच्चा, कोई 4 साल का बच्चा, कोई 7-8 साल का बच्चा जो है क्रिकेट खेल रहा है, और उसकी बैटिंग की स्टाइल आप देखो, मतलब परफेक्ट प्लेयर जो होते हैं वो भी उसके सामने क्या है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? इनहेरिटेड एक्सपीरियंस है उसके पास, इनहेरिटेड टैलेंट है उसके अंदर पहले से ही, जो क्रिकेटिंग का, किसका, क्रिकेटिंग का, क्रिकेट खेल का जो है पहले से ही उसके अंदर टैलेंट मौजूद है। तभी तो पॉसिबल होगा ना 5 साल के बच्चे के लिए। भाई उसको बाहरी कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ, बाहरी रूप से एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ क्या उसको? तो वो एक अलग चीज़ होती है, और वो इक्का दुक्का होते हैं, कोई रेयर लोग होते हैं। लेकिन कॉमन लोगों की मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, रीडिंग के क्षेत्र में भी मैं यहाँ पर कॉमन लोगों की बात कर रहा हूँ कि कॉमन लोग रीड कब कर पाएंगे, व्हेन, हाँ, जब उनको कब सफिशिएंट एक्सपीरियंस होगा लिटरेचर का, पढ़ने का, साहित्य पढ़ने का पर्याप्त क्या हो उनके पास, देन इट इज पॉसिबल, अदरवाइज देयर इज नो चांस।
और यहाँ मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्सेप्शंस तो एक्सेप्शंस होते हैं, उन पर रूल्स लागू ही नहीं होते, तभी दे आर एक्सेप्शंस, तभी तो एक्सेप्शंस हैं, रूल लागू नहीं होते तभी तो। और मैं बात कर रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज। मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ? औसत लोगों की बात कर रहा हूँ। 4 टू रीड द कैरेक्टर्स। अब ये देखो वही वाली बात आ रही जो बताई थी मैंने अभी। हम क्या समझ रहे हैं? रीडिंग ये समझ रहे हैं, जबकि रीडिंग ये है ही नहीं। 4 टू रीड द कैरेक्टर्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट, यानी किसी भी लिखी हुई चीज, किसी भी टेक्स्ट की जो लेटर्स होते हैं, जैसे ये अपन पढ़ रहे हैं अभी, तो अपन तो रीडिंग कर रहे हैं सही मायनों में, क्योंकि समझते हुए कर रहे हैं, खाली उसको देख करके थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो क्या कहना चाह रहा है लेखक? 4 टू रीड द कैरेक्टर्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट के अंदर की जो भी टेक्स्ट मैसेज वगैरह आता है ना, देखते हैं ना, जैसे टेक्स्ट, ये टेक्स्ट बुक ही है एक तरह की, तो उस टेक्स्ट में किसी भी लेटर के कैरेक्टर को देख करके रीड करना डज नॉट मीन रीडिंग इन द ट्रू सेंस। सही मायनों में ये रीडिंग नहीं है। ये तो रीडिंग की क्या है? एक स्टेप है, एक प्रोसेसिंग का भाग है भाई। जो इसकी प्रोसेस है ना रीडिंग की, उसका एक पार्ट है ये। तो इस तरह से पढ़ना, क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, नहीं, कैसे पढ़ना, खाली आप उस पर नज़र डाल रहे हैं, आपको बस उस भाषा के लेटर्स वगैरह के बारे में जानकारी है, उसकी बनावट आप जानते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकलता है जानते हैं, और उस आधार पर केवल किसी टेक्स्ट को क्या कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में रियल सेंस में रीडिंग नहीं है। लेखक यही कहना चाह रहा है। क्या कह रहा है देखिए, 4 क्योंकि टू रीड द कैरेक्टर्स ऑफ द लेटर ऑफ द टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट की या लिखी हुई चीज की जो कैरेक्टर्स होते हैं, लेटर्स जो होते हैं, उसके कैरेक्टर यानी उसकी बनावट जो होती है, नहीं समझ में आ रहा है, उसके आधार पर उसको क्या कर लेना, बोलो भाई, पढ़ लेना। डज नॉट मीन रीडिंग इन द ट्रू सेंस, सही मायनों में ये रीडिंग नहीं होती है। You will often find yourself reading words, और देखिए बता भी रहा है, बिल्कुल एकदम आप अपने ऊपर अनुभव कर सकते हैं। आप जो है आमतौर पर क्या करेंगे? फाइंड योरसेल्फ रीडिंग वर्ड्स, अपने आप को शब्दों को पढ़ते हुए पाएंगे और कैरेक्टर्स को पढ़ते हुए पाएंगे ऑटोमेटिकली। जैसे आप पढ़ रहे हैं ना किसी को, तो आप उसको ऐसा लगेगा जैसे मतलब स्वाभाविक रूप से स्वतः ही, ऑटोमेटिकली का मतलब अपने आप ही, जैसे मान लो जैसे उसको क्या करते हुए पाएंगे अपने आप जब पढ़ेंगे ना किसी टेक्स्ट को। और ये रियल रीडिंग का प्रोसेस क्या एक मात्र क्या है? स्टेप है, प्रोसेस का स्टेप है। तो यू विल ऑफन, आप आमतौर पर अपने आप को पाएंगे, स्वयं को, रीडिंग वर्ड्स और कैरेक्टर्स, यानी शब्दों को और उसकी बनावट को क्या करते हुए, पढ़ते हुए ऑटोमेटिकली, यंत्रवत यानी स्वतः ही, इवन प्रोनाउंसिंग देम क्वाइट करेक्टली, और यहाँ तक कि आप उसका प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल क्या करते हुए पाएंगे, अपने आप करेक्ट करते हुए पाएंगे, बिल्कुल उसको शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ते हुए पाएंगे। While your minds are occupied with a totally different subject, वहीं आपका दिमाग कहाँ है? किसी बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पर आपका माइंड जो है वो ऑक्यूपाइड है, गया हुआ है, लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ रहे हैं। लेटर की जो करेक्ट वर्ड का जो करेक्टर है, उसकी जो लिखा हुआ क्या है, वो उसको बिल्कुल एकदम सही क्या करते हुए, यंत्रवत पढ़ते हुए, प्रोनाउंस करते हुए, यहाँ तक कि इवन की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करते हुए, वहीं आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है, कहीं और दूसरे विषय पर क्या हुआ है, टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट पर ऑक्यूपाइड हुआ लगा हुआ है। दिस इज कॉल्ड रीडिंग। इज इट रीडिंग? बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल पार्ट है। और ऐसा होता है, कई बार देखा होगा आप, कहीं दिमाग कहीं और है उसका, और वो पढ़ रहा है, किताब हाथ में है, किताब को देख रहा है, देख करके पढ़ भी रहा है, करेक्टली वो प्रोनाउंसिएशन भी कर रहा है। ये चीज़ कैसे पता चलती है कि उसका दिमाग कहीं और है? आप कैसे अंदाजा लगाओगे? उसी बच्चे से, उसी बंदे से, उसी रीडर से
जो अभी बिल्कुल करेक्टली ऑटोमेटिकली उसको प्रोनाउंस कर रहा है और करेक्टली प्रोनाउंस करते हुए पढ़ता है उस टेक्स्ट को, और थोड़ी समय बाद जब पढ़ लेता है, जब उस पूरे पैसेज के बारे में उससे पूछा जाता है कि इसका मेन चीज क्या थी रे, हैं, तो कुछ नहीं, पता ही नहीं उसको। तो वो कैसे पढ़ रहा था? केवल ऑटोमेटिकली वो उसकी बनावट के आधार पर उसको नजरें गड़ा करके और बोलता जा रहा था। उसमें उसकी आईज, उसका सुनना ध्यान से, उसकी आईज, उसका टंग्स, उसका मुंह, माउथ जो है वो केवल यूज में आ रहा था, वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन जो जरूरी चीज है वो वहां नहीं लगी हुई थी। माइंड वहां पर उसका नहीं लगा हुआ था। तो रियल रीडिंग में क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, ऑल टुगेदर यूज की जाती है, साथ साथ में प्रयोग में ली जाती है, तब जाकर के वो चीज रियल रीडिंग कहलाती है। यानी कहने का मतलब जो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय पढ़ तो लेते हैं आप, कोई भी पढ़ लेता है, लेकिन अगर उस समय आपका दिमाग कहीं और लगा हुआ है तो फिर वो रीडिंग नहीं है, वो केवल एक औपचारिक तरीका है जिसमें आप केवल लिखी हुई चीज को क्या कर रहे हैं, उसकी बनावट के आधार पर पढ़ रहे हैं, बस, ये रीडिंग नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें जानी रीडिंग को लेकर के, और कई जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी किसको लेकर के, रीडिंग को लेकर के, वो क्लियर भी हुई, अभी और भी क्लियर होगी। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। ओके, थैंक यू।